नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के 10वें यूनिट के चौथे पॉइंट पर बात करेंगे, जो बिंदु है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का क्षेत्र एवं महत्व। आइए देख लेते हैं इतिहास का क्या क्षेत्र है और उसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का क्षेत्र क्या है। तो इतिहास के क्षेत्र की बात करें तो प्रारंभिक समय में जब इतिहास लिखा गया तो इतिहास राजाओं के राजकीय घटनाओं के आसपास लिखा जाता रहा, लेकिन आज के समय में देखें तो इतिहास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। आज के समय में अगर हम बात करें तो इतिहास में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे राजनीतिक घटनाओं पर बात करते हैं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं यानी सामाजिक बिंदुओं पर बात करते हैं, आर्थिक बिंदुओं पर बात करते हैं, आर्थिक बिंदुओं पर बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सांस्कृतिक बिंदुओं पर, किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्य पर बात करते हैं। ये तो हमारी परंपरागत में चली आ रही थी धारणाएं। ये 14वीं शताब्दी के बाद से ये सारी चीज़ों पर इतिहास में चर्चा होने लगा, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में हम देखें तो जबकि इस समय दुनिया ग्लोबल हो चुकी है तो और भी बहुत सारे आयाम जुड़ चुके हैं। जैसे पर्यावरणीय इतिहास, पर्यावरण पर, विज्ञान पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और अभी के समय में बात करें तो अभी हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो तकनीकी बिंदुओं पर भी इतिहास, तकनीकी बिंदुओं पर भी हम इतिहास में परिचर्चा करते हैं। तो ये सारे के सारे विषय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब के सब इतिहास के विषय बन चुके हैं। अभी हम कहें तो जो हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, ये सारे के सारे इतिहास के विषय हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि इतिहास का ये जो विकास क्रम हुए किस किस परिस्थितियों में आए। इतिहास मानव जीवन, समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सभ्यता के विकास का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। ये चीज़ें अब तक हम लोगों ने पिछली 3 क्लासों में समझ लिया है कि इतिहास क्या है। इतिहास का मूल चीज़ क्या है? मानव जीवन। इतिहास के मूल में है मानव जीवन। इसके अतिरिक्त बात करें तो मानव जीवन, मानव समाज, मानव संस्कृति, मानव राजनीति, मानवीय अर्थव्यवस्था, मानवीय सभ्यता। तो इन मानवीय सभ्यता, इन सभी बिंदुओं पर हम इतिहास में चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे इतिहास के विषय हैं। अब इनका कैसे विकास हुआ, किन परिस्थितियों में विकास हुआ, समाज कैसे बना, समाज का स्वरूप कैसे परिवर्तित हुआ, संस्कृतियों का निर्धारण कैसे होता है, राजनीतिक घटनाक्रम कैसे परिवर्तित होती हैं, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, मानवीय सभ्यता में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं और ये सब के सब इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ये सारे विषय। अगर बात करें कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तो अब तक आप समझ गए होंगे इतिहास का क्षेत्र कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, बहुत ही व्यापक है। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करता। तो यह केवल इतिहास विषय का ये मतलब नहीं है कि केवल हम अतीत की घटनाओं का वर्णन करने, इसमें क्या क्या शामिल है, बल्कि अनेक जो भी घटनाएं हुई उनके कारण क्या है, घटनाओं के कारण अगर हम कहें तो जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के कारण क्या हैं, उन कारण की व्याख्या, उन घटनाओं के प्रभाव क्या हैं, कारण और प्रभाव पर बात करते हैं, और उन घटनाओं का वर्तमान से उनके क्या संबंध है। यानी हम उन घटनाओं का क्यों अध्ययन करें, इसलिए अध्ययन करते हैं, वो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए भी उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इतिहास में इन 3 बिंदुओं पर मूल रूप से ध्यान दिया जाता है। बाकी इसके एक तरह से कहें कि इसके प्रभाव क्षेत्र की तो बहुत ही विस्तृत प्रभाव क्षेत्र हो चुका है। अब अगर हम बात करें, हमने बताया कि इतिहास में राजनीतिक बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसको हम लोग राजनीतिक इतिहास के तौर पे देखेंगे। तो राजनीतिक इतिहास में क्या है? राजनीतिक इतिहास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग राज्यों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शासकों का अध्ययन करते हैं,
इसके अंतर्गत हम शासकों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और अगर बात करें तो उनके प्रशासन का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से युद्ध राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे, कौन से युद्ध ने राजनीतिक घटनाक्रम को परिवर्तित किया, किस युद्ध से राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ राज्य के आंतरिक मामलों में परिवर्तन हुआ या बाह्य मामलों में परिवर्तन हुआ, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसका भी अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक संस्थाएं, कौन कौन सी राजनीतिक नीतियां हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक घटनाएं तो इसी में शामिल हो जाती हैं। ये सारे के सारे विषय इतिहास के अंतर्गत हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। और अगर हम कहें कि जो शुरुआती इतिहास लिखा गया, जिसको हम लोग वर्णनात्मक इतिहास कहते हैं, उसमें राजनीतिक घटनाक्रम, उस समय के इतिहास में इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बल दिया गया था। ये बातें भी हमें ध्यान में रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि विभिन्न कालों में सत्ता का निर्माण, संचालन और परिवर्तन किस प्रकार हुआ, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तथा उसका समाज और राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक इतिहास का विकास समय के साथ क्रमिक रूप से हुआ। और अगर पूछा जाए कि राजनीतिक इतिहास का विकास किस क्रम में हुआ, तो शुरुआत ही राजनीतिक इतिहास से हुई थी। प्रारंभिक काल में इसका मुख्य केंद्र राजा था, साम्राज्य थे, युद्ध हुआ करते थे। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, भारत की हिंदू सभ्यता या भारत में शासकों की उपलब्धियों, भारत में शासकों के विजय अभियानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं आदि का वर्णन हम लोग इसी राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत करते थे। तो ये सारे के सारे राजनीतिक इतिहास के विषय थे, और यही इतिहास के मुख्य आधार हुआ करते थे जो प्रारंभिक इतिहास लिखे जाते थे। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में हम देखते हैं कि राजवंशों, साम्राज्यों और सत्ता परिवर्तन पर अधिक बल दिया गया कि किस परिस्थिति में राज्य बना, किन परिस्थिति में साम्राज्य बना, किन परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस पर अधिक बल दिया गया। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में राजनीतिक इतिहास का दायरा बहुत ही बड़ा हो गया है। इसमें लोकतंत्र, अभी जो जिस युग में हम जी रहे हैं ये लोकतंत्र युग है, राजतंत्र युग नहीं है। इसमें राजा का यानी जो प्रशासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और वो शासन करेगा। तो अभी इस व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्रीय मूल्यों में ऐतिहासिक क्या परिवर्तन हुए उसका अध्ययन करते हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कौन कौन से विधान लिखे गए जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक घटनाक्रम का क्या महत्व रहा था उसका अध्ययन करते हैं। तथा जन सहभागिता यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय सामान्य जन की क्या भूमिका रही थी उसका भी अध्ययन हम लोग राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है इतिहास के अंतर्गत, वो है सामाजिक इतिहास। तो पहला हमने देखा राजनीतिक इतिहास और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक इतिहास। अगर सामाजिक इतिहास की बात करें तो सामाजिक इतिहास में हम किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, तो सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देते हैं। तो सामाजिक इतिहास का मूल विषय सामाजिक मूल्य है। सामाजिक इतिहास का विकास क्रमिक रूप से हुआ। प्रारंभ में इतिहास लेखन का केंद्र केवल राजा, युद्ध और शासन था। तो शुरुआती जो मैंने बताया कि जो शुरुआती इतिहास लिखे जाते थे उसमें सामाजिक मूल्यों पर कम ध्यान दिया जाता था, लगभग नहीं के बराबर ध्यान दिया जाता था। इतिहास का विषय क्या होता था, कौन राजा है, तो राजा की उपलब्धियां, किन युद्धों, कौन से युद्ध लड़े वो, और प्रशासन का प्रभाव क्या था उसके बारे में इतिहास में लिखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इतिहासकारों ने सामान्य लोगों के जीवन, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना शुरू किया। तो बाद में ये देखा गया कि राजनीतिक घटनाक्रम से समाज प्रभावित होता है और इतिहासकारों ने उस पर भी विचार करना शुरू किया कि राजनीतिक घटनाक्रम सामाजिक संरचना का निर्धारण करता है और सामाजिक संरचना में मुख्य भूमिका में कौन होता है, लोक जीवन, यानी कि सामाजिक संरचना का जो नींव है वो लोक जीवन है। तो फिर लोक जीवन के अध्ययन पर ध्यान दिया गया और इससे क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे।
तो ये राजनीतिक घटनाक्रम में जो परिवर्तन हो रहा था वो सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे रहा था। तो अब सामाजिक परिवर्तन पर भी इतिहासकारों ने ध्यान देना शुरू किया। अब इसके विषय में हो गए समाज, सामान्य लोग, सामान्य जन पर भी ध्यान दिया जाने लगा और फिर सामाजिक परिवर्तन। तो ये 3 विषय इसमें शामिल किए जाने लगे इतिहास में, और धीरे धीरे इतिहास का दायरा अब और ज़्यादा बड़ा होने लगा। सामाजिक इतिहास समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी जीवन शैली। अब ये जो सामान्य लोग थे उनके भी कई वर्ग हुआ करते थे। कोई शहरी था, कोई ग्रामीण था, कोई आटविक था जो जंगल में निवास करता था। ग्रामीण संरचना भी विविधताओं से भरी पूरी थी। तो विभिन्न वर्गों, उनकी जीवन शैली कैसी थी, यानी ग्रामीण संरचना जो थी या फिर शहरी संरचना थी, उनकी जीवन शैली कैसे थी उसका भी अध्ययन, खान पान कैसे थे, स्त्रियों की दशा कैसी थी, उसको भी इतिहास में शामिल किया जाने लगा। वो कौन कौन से रीति रिवाज अपना रहे हैं, उनके रीति कैसे हैं, परंपराएं कैसी है, इस बात पर भी इतिहास में विचार किया जाने लगा कि उनकी रीति क्या है, उनकी परंपराएं क्या हैं, उनके परिवार की व्यवस्था क्या है। यानी जिस समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें समाज में जो लोग रहते हैं उनके लोगों की पारिवारिक संरचना कैसी है, क्या एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। अगर संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार का स्वरूप कैसा है, क्या फैसले सब मिल के लेते हैं या एक व्यक्ति द्वारा लिया गया फैसला ही महत्वपूर्ण होता है। इन सभी बिंदुओं पर इतिहास लेखकों ने ध्यान देना शुरू किया। शिक्षा, समाज में शिक्षा का क्या स्तर है, क्या शिक्षा पर, किस प्रकार की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या मौखिक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, परंपरागत शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, लिखित शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। विश्व में जिन परिस्थितियों के अनुसार, विश्व में बदलती परिस्थितियों ने जिस प्रकार के शिक्षा को व्यवहार में लाया है, क्या उस शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, या परंपरागत शिक्षा में जिसमें अध्ययन अध्यापन के स्थान पर गृह कार्यों से सीख मिलती हो, या पैतृक परंपरा में जो शिक्षा मिलती है उस पर ध्यान दिया जाता था। तो इन सभी बिंदुओं पर इतिहासकारों ने ध्यान देना शुरू किया। महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या महिलाएं घरेलू कामकाज में हैं, यानी कि गृहिणी है जो घर का काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घर को व्यवस्थित करने का कार्य करती है, या फिर वो भी पुरुषों के भांति किसी कंपनी में कारपोरेट में काम करने का कार्य करती है। तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता था। जाति संरचना कैसी है, यानी जाति व्यवस्था कैसी है, यानी समाज में जो जाति व्यवस्था है क्या वो सौहार्दपूर्ण है या फिर जातियों में विभेदनकारी तत्व विद्यमान है, या जातिगत भेदभाव अधिक है। तो जातिगत भेदभाव अगर अधिक है तो उसका अध्ययन किया जाए। जाति सामाजिक समरूपता से बने हैं, उसका अध्ययन किया जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर इतिहासकारों ने अध्ययन करना शुरू किया। कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, उन सामाजिक आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन शुरू किया गया। तो अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि इतिहास का दायरा बढ़ने लगा। जो इतिहास राजा और राजनीतिक घटनाओं तक सीमित था, अब वो इतिहास सामान्य जन के जीवन, रहन सहन, पारिवारिक स्थिति, स्त्रियों की दशा, शिक्षा व्यवस्था, उन सबको अपने में समाहित करना शुरू किया। जो हम यूजीसी नेट का सिलेबस का जब अध्ययन करें तो उसमें मात्र 3 यूनिट ऐसे हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम को बताते हैं। बाकी के अगर हम कहें कि 7 यूनिट हैं, उसमें सामाजिक संरचना, बौद्धिक संरचना, आर्थिक संरचना, सामाजिक गतिविधियां, इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस यूजीसी नेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें से केवल 3 यूनिट ही राजनीतिक संरचना से संबंधित है। बाकी के 7 यूनिट कहीं ना कहीं बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक चिंतन, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समाहित किए हुए। इस बात पे हमें ध्यान रखना है कि इतिहास में राजनीतिक इतिहास का महत्व कितना कम है और बाकी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक घटनाक्रम से हुए परिवर्तन, इनका कितना प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संयुक्त परिवार प्रणाली
सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा दिया। आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलन ने समाज में व्यापक परिवर्तन लाए। और सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही थीं और भारत में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में हो रहे परिवर्तनों को भारत में लाने का प्रयास कर रही थी। अब इन परिवर्तन में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था और वो परिवर्तन था मानव हत्या पर रोक। मानव हत्या पर रोक, और पूरी दुनिया में इस पर मुहिम चल चुका था कि मानव हत्या पर रोक हो। अब मानव हत्या में भारत में कई सारे ऐसे परंपराएं थी जिसमें मानव हत्या सामाजिक मान्यता के अंतर्गत थी। अब मानव की हत्या हो रही है किसके तहत? सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव की हत्या हो रही है। तो ये जो मानव की हत्या हो रही थी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पर रोक लगाने का प्रयास शुरू हुआ तो यूरोप में, लेकिन इस पर एक तरह से व्यवस्थित रूप से काम करना और सामाजिक चेतना जगाने का जो काम किया वो राजा राम मोहन राय ने किया। और मानव हत्या में जो सबसे बड़ी हत्या हो रही थी वो हो रही थी सती प्रथा के तहत। सती प्रथा के तहत स्त्रियों को उनके पति के मरने के साथ ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। अब वो परंपरा में यह था कि वो सती हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी हत्या हो रही थी। तो जो दुनिया में चल रहा था कि मानव हत्या पर रोक लगाया जाए, उसका एक रूप था सती प्रथा। भारत में एक रूप चला आ रहा था, हालांकि उस पर अंग्रेजों ने ही रोक लगाया, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा में क्या होता था कि ठग किसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते थे और उसका सामान लूट लेते थे और उसको काली माँ के मंदिर में बलि दे देते थे, जो कि बलि प्रथा के तौर पे। तो ठगी प्रथा में बलि भी जुड़ा हुआ था। कुछ जगहों पे ठगों द्वारा लोगों को छोड़ा भी गया, लेकिन कुछ जगहों पर बलि भी दे दिया जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं मानव हत्या था, इस पर भी रोक लगाने का प्रयास किया गया। एक प्रथा थी बाल हत्या। बाल हत्या ये भी मानव हत्या में था, यानी कि अगर किसी परिवार में बालिका की हत्या होती थी तो बालिका का जन्म होता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसका उदाहरण हमें रणजीत सिंह के आख्यान में देखने को मिलता है, जो पंजाब के शासक हुए थे। उनके आख्यान में भी हमें बाल हत्या का उल्लेख मिलता है। तो भारत में सती प्रथा थी, ठगी प्रथा था, बाल हत्या था। इस तरह से अगर हम देखें, ऐसी बहुत सारे परंपराएं थे, सामाजिक विधान थे जो दिखने में तो सामाजिक थे, धार्मिक थे, लेकिन वास्तव में वो क्या थे? वो मानव हत्या की ओर इंगित कर रहे थे। और मानव हत्या ऐसा नहीं था कि यूरोप वालों ने कोई भारत पे दया दिखाई और उन्होंने मानव हत्या रोका। यूरोप में इस समय तक दासों को खरीदा बेचा जाता था। दासों की हत्या पर रोक लगाने से प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे ये एक कानून का रूप लेने लगी। यूरोप में अमानवीय बताया जाने लगा। किसी भी तरह से, किसी भी परंपरा के आधार पर मानव की हत्या को अमानवीय बताया जाने लगा और उसका प्रभाव भारत में हुआ। और भारत के शासकों ने क्या किया, भारत के लोगों ने क्या किया, एक तरह से कहें कि जो भारत के बौद्धिक वर्ग थे, जिनमें सबसे पहला स्थान राजा राम मोहन राय का आता है, उन्होंने इस सती प्रथा के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया कि सती प्रथा नहीं है बल्कि एक मानव हत्या है। और इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग मिला और इस तरह से सती प्रथा पर रोक लगा। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ ही चुके थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कार्य किया। अब जो सती स्त्री बच गई, जिसकी हत्या नहीं हुई, उस स्त्री का क्या होगा? बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जिनकी उम्र 20 साल से भी कम हुआ करती थी और उनका विवाह 80 वर्ष तक के पुरुष से कर दिया जाता था। ऐसा समाज में होता था। अब इस व्यक्ति के मृत्यु होने पर इस 20 साल की या इसके आसपास की उम्र की बालिका का क्या होगा? तो ऐसे बालिकाओं को या तो वैधव्य गृह में रहना पड़ता था या फिर उन्हें साध्वी जीवन जीना पड़ता था। तो इनके लिए एक मुहिम शुरू किया गया, किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
तो दुनिया में एक एक ये नहीं है कि सिर्फ हम मानव बलि पर रोक लगा दिए या मानव हत्या पर रोक लगा दिए। एक दूसरी मुहिम थी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब जिस स्त्री के पति की मृत्यु हुई है उसकी क्या गलती थी, उसे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये दुनिया में एक नया चिंतन आ रहा था। ये सारे के सारे सामाजिक चिंतन है। अगर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बालक को है, तो फिर उसे सामाजिक बंधनों के द्वारा क्यों छीना जाएगा। अब इसको लेकर के एक आंदोलन होगा और इस आंदोलन को लाने वाले होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनके प्रयासों से जिन स्त्रियों के पति मर गए थे या जो विधवा हो गई थी, इन विधवाओं का विवाह शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं विधवा विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसी तरह से एक और प्रथा थी। इस प्रथा के तहत भारत में नहीं पूरी दुनिया में मानव से विभेदनकारी नीति अपना रहा था। यानी वो भी मानव पैदा हुआ है और एक दूसरा मानव पैदा हुआ है, दोनों हैं तो मानव ही, लेकिन ये एक मानव दूसरे मानव के साथ न तो खान पान का किसी तरह का संबंध रखता था, ना ही बराबरी का संबंध रखता था। और इसके पीछे जो कारक, जो परंपराएं थी, वो थी जातिगत परंपरा। भारत में जातिगत परंपरा थी, या फिर कहें भारत में वर्णगत परंपरा थी। वहीं अगर यूरोप के देशों में देखा जाए तो यूरोप में रंग परंपरा थी। यानी अगर कोई व्यक्ति काला है तो वहाँ रंग गोरे और काले का था, तो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन अभी जब हम क्लास में, हम लोग जब इस लेक्चर को हम लोग ले रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये भेदभाव अभी भी पूरी दुनिया में चल रहा है। आपको अक्सर अमेरिका में, यूरोप में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी जहां पर गोरे लोगों ने काले लोगों की निर्मम हत्या की। अभी 2 साल पहले की घटना है जहां कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने काले व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दिया। तो ये घटनाएं चलती रहती हैं। भारत में क्या है, भारत में जातिगत आधार पर या वर्णगत आधार पर विभेदनकारी तत्व आज भी मौजूद हैं और इस पर सुधार की आवश्यकता है। ये क्या किसी कानून के द्वारा सुधारा जा सकता है? नहीं, ये एक मनोविज्ञान है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से सामाजिक समरसता के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। तो इस पर भी दुनिया काम करी। हालांकि इस पर प्रयास शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, लेकिन आज भी 18वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है, 19वीं शताब्दी में बड़े स्तर पर हुआ, 20वीं शताब्दी में, अब 21वीं सदी आ गई है, लेकिन ये अभी तक इस पर रोक नहीं लग पाया है। इस दिशा में जो कार्य करने वाले भारत के बड़े नेता थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने सामाजिक समानता और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इन्हीं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप अगर कहें तो भारत में आर्टिकल 17 आया, आर्टिकल 17, जिसमें हम लोग ऊंच नीच का, एक तरह से कहें छुआछूत का विरोध किया गया है। उदाहरण के रूप में सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, महिला शिक्षा। एक और भारत में एक और परंपरा थी बाल विवाह की परंपरा, तो हम लोग आगे जब उसका क्लास आएगा तो वहाँ ध्यान से देखेंगे इसको। महिला शिक्षा का प्रसार। अब महिला शिक्षा से संबंधित बातें क्या है कि हमारे देश में जो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था वो गृह कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में महिलाएं कभी अशिक्षित नहीं रही। उनको मतलब कभी ऐसी कोई महिला रही ही नहीं जिसको प्रशिक्षित ना किया गया हो। ये मत दिमाग में रखिएगा कि महिलाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। सभी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन उन्हें कौन सा प्रशिक्षण मिलता था? गृह कार्य के हेतु प्रशिक्षण मिलता था और यह प्रशिक्षण पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही दिया जाता था। तो जब शैक्षणिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, तो महिलाओं को पुस्तकीय ज्ञान और पुरुषों के समान
राज्य कार्य में सहयोग हेतु तैयार किया जाने लगा। ध्यान रखिएगा, जैसे पुरुष राज्य कार्य को करेगा वैसे महिला भी राज्य कार्य को कर सकती है, राजनीतिक घटनाक्रम को कर सकती है। राजनीतिक घटनाक्रम के परिवर्तन में, राज्य में हो रहे किसी भी तरह के विकृति को रोकने में महिलाओं की भूमिका पर भी ध्यान दिया गया, और ऐसा यूरोप और भारत के देशों में भी हुआ। तो इसी को कहते हैं महिला शिक्षा का प्रसार, यानी महिलाओं को सिर्फ गृह कार्य से कार्य कर रही थी उससे निकाल करके पुस्तकीय ज्ञान दिलाना, पुरुषों के समान राज्य के नीतिगत मामलों में फैसला लेने हेतु तैयार करना, ये सब चीज़ें शुरू हुआ। इसी को कहते हैं महिला शिक्षा का प्रसार। अस्पृश्यता, जैसा कि हमने अभी कहा, भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से आर्टिकल 17 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शिक्षा के विस्तार को सामाजिक इतिहास के महत्वपूर्ण विषय माना गया, और इस तरह से इन सब चीज़ों पर जो अध्ययन शुरू हुआ वो एक सामाजिक इतिहास का विषय है। सामाजिक इतिहास के साथ इतिहास के दायरे में आर्थिक इतिहास भी आता है। किसी भी देश की सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, ये जो मूल्य हैं वो सब एक कड़ी में जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं था, हो सकता है कि कोई भी एक मूल्य बड़ा हो सकता है, एक मूल्य छोटा हो सकता है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे राजनीतिक मूल्य सामाजिक मूल्य पर निर्भर है, फिर राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सब एक दूसरे पर आश्रित है। अब किसी को आप बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, सबका अपना अपना महत्व है। तो इतिहास में आर्थिक मूल्य का भी अपना एक स्थान है। आर्थिक इतिहास का विकास क्रमिक रूप से हुआ। प्रारंभिक काल में मानव आर्थिक गतिविधियां शिकार, पशुपालन, कृषि पर आधारित थी। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाषाणकालीन समय में। समय के साथ कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा प्रणाली और बाजार व्यवस्था का विस्तार हुआ, और जब इनका विस्तार हुआ तो इसने समाज को कैसे प्रभावित किया, लोक जीवन को कैसे प्रभावित किया, मतलब राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाने लगा। समय के साथ कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा प्रणाली और बाजार व्यवस्था का विकास हुआ। आर्थिक इतिहास इन सभी आर्थिक गतिविधियों तथा उनके समाज और राज्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। तो प्राचीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी तथा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मौर्य काल में व्यापार, कर व्यवस्था और राजकीय नियंत्रण का विकास हुआ। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ता चला गया, उस पर विचार होने लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें लोक जीवन या लोक चिंतन को प्रभावित कर रहे थे। मध्यकाल में आंतरिक और विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ तथा शिल्प और हस्तकला को बढ़ावा मिला। आधुनिक काल में औद्योगिकरण, बैंकिंग व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीतियों का महत्व बढ़ गया है। और इस महत्व ने क्या किया है कि भारतीय यानी इतिहास लेखन के दायरे को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता की व्यापार व्यवस्था, मौर्य काल की कर्ण प्रणाली, मुगल काल की भूमि राज व्यवस्था, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ, स्वतंत्र भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो भारतीय इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, और इनका अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे कि हम इतिहास के मूल्यों को सही रूप से प्रस्तुत कर सकें। तो भारतीय इतिहास में अगर कहें या फिर किसी भी इतिहास में, इतिहास का ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो आपका आर्थिक इतिहास है। आर्थिक इतिहास के बाद जो अगला मुख्य क्षेत्र है वो सांस्कृतिक इतिहास, क्योंकि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था मतलब सांस्कृतिक विविधता को जन्म देते हैं और सांस्कृतिक समृद्धिकरण का कार्य करते हैं। तो ये सांस्कृतिक समृद्धिकरण मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक इतिहास पर अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो मानव समाज की सांस्कृतिक परंपराओं, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, धर्म, रीति रिवाज तथा जीवन मूल्यों के विकास का अध्ययन करता है कि कोई भी समाज है, उस समाज की में परंपराएं कौन सी हैं, उन परंपराओं का क्या वैज्ञानिक महत्व है, वो परंपराएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, उस समाज विशेष की भाषा क्या है उसका अध्ययन करना, वहाँ कौन सा साहित्य लिखा जा रहा है, कला का स्वरूप कैसा है, संगीत कैसा है, नृत्य कैसा है, नृत्य का स्वरूप कैसा है। जैसे आप पढ़ते हैं भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं, जैसे कहीं कथक है, कहीं कथकली है, कहीं उड़िया है, ऐसे बहुत सारे
नृत्य भरतनाट्यम है। तो ये नाट्य का स्वरूप क्या है? आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ अलग अलग धर्म के लोग हैं। वो धर्म क्यों हैं, उनका क्या वैज्ञानिक महत्व है, उनके रीति रिवाज धर्म के आधार पर रीति रिवाज हैं या समाज के आधार पर रीति रिवाज हैं, उनका क्या महत्व है, जीवन मूल्य क्या हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं और ये भी इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सांस्कृतिक इतिहास ये समझने में सहायता करता है कि समय के साथ मानव समाज की जीवन शैली, विचारधारा और सांस्कृतिक पहचान में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। क्या मध्यकाल का जो मानवीय जीवन था, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान थी, क्या वो वर्तमान समय में है, इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो सांस्कृतिक इतिहास। तो सांस्कृतिक पहलुओं को भी इतिहास में शामिल करना ये इतिहास के विषय के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति था, यज्ञ परंपरा थी, संस्कृत भाषा था, वेद और उपनिषदों का विकास हुआ। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। आधुनिक काल में हम देखें आधुनिक शिक्षा, आधुनिक मुद्रण प्रणाली, आधुनिक साहित्य, सिनेमा घर, संचार माध्यमों, जैसे कि आज के समय में हम लोग देखेंगे डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, तो तमाम संचार माध्यम हैं, वैश्वीकरण ने संस्कृति को क्या किया है और ज़्यादा समृद्ध करने का काम किया है। उदाहरण के लिए वेदों की रचना, अजंता एलोरा की कला, भरतनाट्यम और कथक जैसे नृत्य, भक्ति आंदोलन, सूफी परंपरा, भारतीय त्योहारों और लोक परंपराओं का विकास सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा है। सांस्कृतिक इतिहास के अतिरिक्त अगर हम कहें तो इतिहास का थोड़ा सा और दायरा अगर हम देखें, धार्मिक इतिहास कि कौन से धर्म का कब उदय हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। इसमें हम विभिन्न धर्मों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक आस्था, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक परंपरा, धार्मिक आंदोलन और उनका समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करते हैं। धार्मिक इतिहास ये समझने में सहायता करता है कि समय के साथ धार्मिक विचारों, मान्यताओं में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और उन्होंने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया। क्या उनका प्रभाव सकारात्मक रहा, क्या उनका प्रभाव नकारात्मक रहा, नकारात्मक रहा तो किस स्तर तक रहा और सकारात्मक रहा तो किस स्तर तक रहा। उन्होंने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया। प्राचीन भारत में वैदिक धर्म का विकास हुआ, इसमें यज्ञ, मंत्र, देवताओं की उपासना का विशेष महत्व था। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर बल दिया। तो ये जो धार्मिक मूल्य आए वो लोगों के जीवन को किस रूप में प्रभावित किया, इसका भी अध्ययन हमें करना होता है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इन्हें धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। तो ये जो धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करें। आधुनिक काल में धार्मिक सुधार आंदोलन ने अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों में अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, परंपराएं थी। कुछ ऐसी परंपराएं थी, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया था कि भारत में कुछ ऐसी परंपराएं थी जैसे कि बालिका हत्या, ये भी एक परंपरा बन चुका था। बालिका हत्या यानी बालक के जन्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, वहीं बालिकाओं के जन्म को स्थान नहीं दिया गया, जिसको हम लोग बाल हत्या के नाम से जानते हैं। सती प्रथा, ये कहीं ना कहीं मानव हत्या था। ठगी प्रथा, इन प्रथाओं में क्या होता था, इन प्रथाओं में मानव की हत्या की जाती थी, मानव की हत्या की जाती थी और मानव की हत्या एक अमानवीय कृत्य है। तो अगर कोई भी परंपरा अमानवीय कृत्य करता है तो उस परंपरा का त्याग कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग ऐतिहासिक अध्ययनों से या फिर चिंतकों के द्वारा ही सीख पाए, जो हमारे समाज में आया। तो अगर कोई धार्मिक विधान मानव हत्या की वकालत करता है तो उसके पीछे का क्या वैज्ञानिक रीजन है, क्या कारण है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वेदों की रचना, बौद्ध धर्म का प्रसार, जैन धर्म का विकास, भक्ति और सूफी आंदोलनों का उदय तथा आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलनों का विकास धार्मिक इतिहास के महत्वपूर्ण विषय है। अब जैसे आर्य समाज जैसे आंदोलन हुआ, ब्रह्म समाज आंदोलन, ये लोक जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास किया इन लोगों ने। आर्यों ने वेदों पर बल दिया, ब्रह्म समाज ने लोक मूल्यों पर बल दिया। इसके अतिरिक्त अगर कहें बौद्धिक इतिहास, मैंने अभी बताया कि आपके जो सिलेबस है उसमें बौद्धिक इतिहास पर काफ़ी बल दिया गया है। बौद्धिक इतिहास में क्या है, तो मानव के विचार, किस परिस्थिति में, किस काल में मानव के क्या विचार थे, उनका ज्ञान का स्तर क्या था, मानव के दर्शन, मानव किस दर्शन पर काम कर रहा था, उसका शिक्षा
शिक्षा किस रूप में था, साहित्य किस रूप में था, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा था, उनकी वैचारिक परंपरा कौन कौन सी थी, इन सब का अध्ययन हम लोग बौद्धिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। बौद्धिक इतिहास का दायरा भी अगर हम देखें तो इसमें विचार, ज्ञान, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैचारिक परंपराओं आदि का अध्ययन किया जाता है। बौद्धिक इतिहास यह समझने में सहायता करता है कि समय के साथ मनुष्य की सोच में, ज्ञान प्रणाली में और उसकी बौद्धिक गतिविधियों में किस प्रकार का परिवर्तन हुए तथा उनका समाज और सभ्यता के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब का अध्ययन हम लोग बौद्धिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। प्राचीन भारत में वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ज्ञान परंपरा का विकास हुआ। बौद्ध और जैन परंपराओं ने क्या किया, तर्क, नैतिकता और चिंतन को नई दिशा प्रदान की। मध्यकाल में शिक्षा, साहित्य और दार्शनिक विचारों का विस्तार हुआ। आधुनिक काल में कहें तो आधुनिक काल में हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, नई विचारधाराओं का विकास। ये सभी विकास कैसे हुए, तो इनके पीछे का जो मूल कारण है वो है बौद्धिक चिंतन। इन सब विचारधाराओं के आने का पीछे का कारण है समय के साथ मानव ने अपने चिंतन को महत्व दिया। तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो है बौद्धिक चिंतन। अब बौद्धिक चिंतन जो है ये आपके इतिहास का मूल विषय। अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि फला विचारधारा कब आई, क्यों आई, और इस विचारधारा को लाने वाला व्यक्ति कौन था, उसने किन पुस्तकों की रचना किया, उस पुस्तक का क्या महत्व है, सामाजिक महत्व है, उससे संबंधित आलेख पूछ लिए जाते हैं। ये सारे विषय आपके इसमें शामिल है। उपनिषदों का दार्शनिक चिंतन, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र, पुनर्जागरण आंदोलन, राष्ट्रवाद और आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी के युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में वैज्ञानिक इतिहास या फिर कहें वैज्ञानिक और तकनीकी जो परिवर्तन हुए वो भी हमारे इतिहास का विषय बन चुका है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कारों, खोजों तथा मानव जीवन पर उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। अगर इनकी बात करें, वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास यह समझाने में सहायता करता है कि समय के साथ विज्ञान और तकनीकी ने किस प्रकार मानव सभ्यता को, उत्पादन प्रणाली को, मानव के संचार प्रणाली को, मानव के परिवहन प्रणाली को, मानव स्वास्थ्य को और मानव शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन किया है, किस तरह यानी विज्ञान के द्वारा इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। प्राचीन भारत में गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, धातु कर्म और वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, जिनको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुश्रुत, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के यूनिट में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध किया। मध्यकाल में विभिन्न तकनीकों, उपकरणों तथा निर्माण कलाओं का विकास हुआ। इसके बारे में भी हम देखेंगे किन तकनीकों ने किले के निर्माण को आसान बनाया, भूमिगत जल निकालने में किन तकनीकों का महत्वपूर्ण भूमिका था, कृषि के विस्तार और नहरों के विकास में किन तकनीकों का सहारा लिया गया, उन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित किया, मशीनों ने कैसे परिवर्तित किया, कंप्यूटर के आ जाने से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, इंटरनेट आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज हम जा चुके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ चुका है। डिजिटल तकनीकों ने मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन किया और ये जो तकनीकी आई हैं इसने मानव जीवन को कितना आसान बना दिया है, इसका अध्ययन भी इतिहास के अंतर्गत हम करते हैं। उदाहरण के लिए शून्य की खोज, आयुर्वेद का विकास, मुद्रण कला का आविष्कार, भाप इंजन का निर्माण, कंप्यूटर का विकास, इंटरनेट की खोज और अंतरिक्ष अभियानों की प्रगति वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास के महत्वपूर्ण विषय हैं और इतिहास के अंतर्गत इन सब का अध्ययन करते हैं। जब भी आप किसी विषय का अध्ययन करते हो, जैसे इंटरनेट हम कहते हैं, तो इंटरनेट का इतिहास, किस प्रक्रिया से इंटरनेट आज के स्वरूप तक पहुंचा है। हम इंटरनेट के विभिन्न जनरेशन की बात करते हैं। अभी 5th जनरेशन आया है कि 6th जनरेशन आने वाला है, 4th जनरेशन बीत गया। तो ये जो जनरेशन आए हैं इनका क्या इतिहास रहा है, उनका अध्ययन हम लोग इस इतिहास के अंतर्गत, यानी कि अगर हम कहें तो वैज्ञानिक इतिहास के अंतर्गत, वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास के अंतर्गत हम करते हैं। इतिहास के विषय में पर्यावरणीय इतिहास, अब तो इतिहास में पर्यावरणीय इतिहास पर भी बल दिया जा रहा है। अभी के समय में तमाम यूनिवर्सिटी में इस पर शोध कार्य चल रहे हैं। इसकी बात करें एनवायरमेंटल हिस्ट्री, तो पर्यावरणीय इतिहास का विकास क्रमिक रूप से हुआ। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की, देखिए 20वीं शताब्दी से पहले मानव प्राकृतिक संसाधनों
इस संरक्षण की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण पर मानव ने ध्यान दिया, उपयोग पर, उसके संरक्षण पर और उनके प्रभाव, यानी प्राकृतिक संसाधनों के किसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी की अधिकता होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी अध्ययन शुरू हुआ। पर्यावरणीय इतिहास यह समझने में सहायता करता है कि समय के साथ मानव गतिविधियों ने प्रकृति, जल, वन, भूमि, जलवायु, जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो पर्यावरण भी इतिहास का विषय है और इतिहास के अंतर्गत उसका भी अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरणीय परिवर्तनों ने मानव समाज को कैसे प्रभावित किया, इसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में मानव प्रकृति पर निर्भर था और जल, वन तथा भूमि संसाधनों का संतुलित उपयोग करता था। प्राचीन भारत में नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ तथा जल संरक्षण और वन संरक्षण को महत्व दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार 20वीं शताब्दी में ही जल और वन संरक्षण पर बात किया गया। हमारे वैदिक ग्रंथों में भी जल यानी जो संसाधन थे उन पर, उनके संरक्षण पर बल दिया गया। और वैदिक साहित्य तो पूरी तरीके से प्रकृति के रक्षार्थ ही लिखा गया है। वो प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उनकी देवता के रूप में पूजा किया। वैदिक कालीन लोगों ने भी प्रकृति को महत्व दिया। जल संरक्षण, वन संरक्षण को महत्व दिया गया। मध्यकाल में कृषि विस्तार और बस्तियों के विकास से पर्यावरण पर प्रभाव बढ़ने लगा। आधुनिक काल औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास के कारण आज बड़ी समस्याएं बन चुकी है कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है, वनों की कटाई बड़ी समस्या बन चुकी है, जल संकट बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जलवायु परिवर्तन, अब इन सब चीज़ों ने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है। कम जल की जगह पर ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ, चिपको आंदोलन, वनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयास पर्यावरणीय इतिहास के महत्वपूर्ण विषय हैं। अब पर्यावरणीय इतिहास के साथ साथ हम देखते हैं ये जो सैन्य इतिहास है, राजनीतिक इतिहास का ही हिस्सा हुआ करता था, जो युद्ध प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ था। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। यह युद्धों, सैन्य संगठनों, सैन्य रणनीतियों, हथियारों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के विकास का अध्ययन करता है। सैन्य इतिहास यह समझने में सहायता करता है कि विभिन्न कालों में राज्यों और राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा, विस्तार और सत्ता की रक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए। अब तो इसको एक अलग विषय के रूप में ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये भी इतिहास का हिस्सा है। प्राचीन काल में युद्ध मुख्यतः तलवार, धनुष बाण, भाले और रथों के माध्यम से लड़े जाते थे। भारत में मौर्य साम्राज्य ने संगठित सेना और सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था विकसित की। मध्यकाल में घुड़सवार सेना, तोपखाने और नई युद्ध तकनीकों का विकास हुआ। तो धीरे धीरे किस तरह से युद्ध तकनीकों का विकास हुआ और उसने किस रूप में युद्ध की नीतियों में परिवर्तन कर दिया। आज जो है परमाणु युग, आज जिस युग में हम पढ़ रहे हैं वो परमाणु युग है। तो परमाणु कार्यक्रम के आ जाने से परमाणु युद्ध की संभावना बनी रहती है और ये होता है कि जब परमाणु अगर युद्ध हुआ तो मानव जीवन का अंत हो जाएगा। इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि इस क्रम में गुजरता हुआ आज समाज परमाणु युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं, परमाणु हथियारों का निर्माण करने लगा है। तो उस पर भी हमें पहुंचना होगा कि उसका क्या क्रमिक विकास रहा है। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक हथियार, वायुसेना, नौसेना, मिसाइल, परमाणु शक्ति, साइबर सुरक्षा, उन्नत रक्षा तकनीकों का महत्व बढ़ गया है। कलिंग युद्ध, जैसे हम लोग प्राचीन काल में देखते हैं कलिंग युद्ध, पानीपत का युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते हवाई और बम वर्षा शुरू हो चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध में आते आते हम देखते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कर दिया गया पहली बार। 1999 का करगिल युद्ध सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये हमारा राजनीति इतिहास का ही विषय हुआ करता था, उसको अलग विषय बनाया गया, लेकिन वो आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्व इतिहास, तो ये एक तरह से कहें कि बौद्धिक इतिहास का एक भाग है। यह किसी क्षेत्र, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा और मानव सभ्यता का विकास का अध्ययन करता है। यानी कि कहें कि ये जो इतिहास है ये समग्र इतिहास, विश्व इतिहास को एक वैश्विक दृष्टिकोण देने का प्रयास करता है। मानव सभ्यता का विकास का अध्ययन करता है। उनका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर मानव समाज के विकास को समझने और उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करता है। स्थानीय इतिहास अब इसमें हमने 3 इतिहास लिया, जैसे कि स्थानीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास और विश्व इतिहास।
तो स्थानीय इतिहास में हम किसी क्षेत्र विशेष के इतिहास का अध्ययन करते हैं। जब भी आप शोध करने जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको शोध आपके मित्र मिलेंगे जो किसी क्षेत्र विशेष का इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे किसी बड़े क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे। कोई मिलेगा किसी राष्ट्र के किसी विषय पर अध्ययन कर रहा होगा। कोई होगा वैश्विक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहा होगा। तो ये इतिहास के दायरे में। स्थानीय इतिहास किसी गांव, नगर, जिले या क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन करता है। जैसे आप देखोगे कि हम कहें लखनऊ परिक्षेत्र के विकास, सामाजिक विकास का अध्ययन हमने कर लिया, आर्थिक विकास का अध्ययन कर लिया। इसमें उस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराएं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, स्मारकों, स्थानीय घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय इतिहास किसी राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है। भारत का राष्ट्रीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, मुगल शासन, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन जैसी घटनाओं को अभी समाहित किए हुए। विश्व इतिहास में संपूर्ण विश्व की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, साम्राज्यों का, युद्धों का, क्रांतियों का, वैश्विक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह विभिन्न देशों के बीच आंतरिक संबंध क्या है, एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसका भी अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए लखनऊ का स्थानीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का राष्ट्रीय इतिहास तथा फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो जहां हम लखनऊ का इतिहास स्थानीय इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय इतिहास है, वहीं अगर कहें कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस का इतिहास है, औद्योगिक क्रांति वैश्विक इतिहास है, प्रथम विश्व युद्ध वैश्विक इतिहास है, द्वितीय विश्व युद्ध वैश्विक इतिहास है, क्योंकि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व इतिहास केवल घटनाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह विभिन्न स्तरों पर मानव समाज में होने वाले परिवर्तन, मानव सभ्यता में, मानव संस्कृति में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है, उसके विकास क्रम का अध्ययन करता है, उनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। तो इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, वैश्विक दृष्टिकोण से देख लीजिए, स्थानीय दृष्टिकोण से देख लीजिए, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है। अब इसका महत्व क्या है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था, इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास का महत्व क्या है, तो एक तो हम जानते हैं कि जो अतीत में घटना हुई है उसकी हमें जानकारी प्रदान करता है। ये महत्व अब तक कितना पढ़ते हुए समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इनका महत्व क्या है। अतीत की जानकारी प्रदान करना। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने में कौन मदद करता है, इतिहास। आज हमारे आसपास या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये हमें इतिहास से सीखने को मिलता है। ये भविष्य के लिए आज जो हो रहा है उसको कैसे सुधारें, उसके लिए हमें अतीत को जानना होगा। अतीत को जानने के बाद ही हम भविष्य को सुधार सकते हैं। तो भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। राष्ट्रीय चेतना, स्व की भावना जगाने में भी इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशभक्ति का विकास करता है। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को जन्म देता है इतिहास। इतिहास तथ्यों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है कि अगर आपको कोई तथ्य मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि उस तथ्य को मान ले, उस तथ्य की मौलिकता की जांच करें, विश्लेषण करें कि क्या यह तथ्य सही है या गलत है, उसका अध्ययन कराता है। तार्किक सोच विकसित करने में सहायता करते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो हमारी पारिवारिक परंपरा हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय परंपरा हो, चाहे स्थानीय परंपरा हो, उसकी समृद्धि और उसके संरक्षण में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। वैश्विक समझ विकसित करता है। अनुसंधान और ज्ञान के विकास में सहायता करता है। और इन सब के विकास होने से एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होता है जो अपने कर्तव्यों को और अपने अधिकारों को समझ सके। तो व्यक्ति के निर्माण में जो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति, इतिहास एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जिसे अपने कर्तव्य, जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों, कर्तव्य और अपने अधिकारों में संतुलन स्थापित करना जिसे आ रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होता है जो अपने अधिकारों में और अपने कर्तव्यों में वो संतुलन स्थापित कर सके। ये सारे के सारे काम इतिहास करता है। ये इतिहास का महत्व है कि यह मूल रूप से एक ऐसे समाज और एक ऐसे संस्कृति का निर्माण करता है जिस समाज के लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित करें, जिससे कि सामाजिक सौहार्द बन सके। तो आज की क्लास को
आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।